हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाएंगे वो होंगे परसेप्ट्रॉन्स। और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का, जिसके थ्रू हम डीप लर्निंग में डाइव करते हैं। तो शुरू करते हैं कि परसेप्ट्रॉन्स काम किस तरह से करते हैं। तो परसेप्ट्रॉन्स कुछ यूँ काम करते हैं कि परसेप्ट्रॉन्स हमारे पास इंस्पायर किए गए हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह। ठीक है, तो इसका कुछ भी इतना फंडा नहीं होता, सिर्फ सिंपल से इसके अंदर एक लॉजिक है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर एक वो हो जाता है, डेटा सेट हो जाता है जिसमें 2 कॉलम्स हैं। एक उस बंदे की डिग्री, ठीक है, और डिग्री हो गई, और एक कॉलम हो गया कि उसके पास उसकी एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, तो उसकी डिग्री और उसकी एक्सपीरियंस के बिना पर मैं ये प्रेडिक्ट करूँगा कि उस बंदे के पास जॉब है या नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए हम पहले मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज़ करते थे, लेकिन अगर हम एडवांस में आ जाएं तो हम डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं और हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है परसेप्ट्रॉन्स। अब परसेप्ट्रॉन्स काम किस तरह से करते हैं ज़रा ये देखते हैं। इनके अंदर पहली चीज़ होती है इनपुट। ठीक है, इनके अंदर पहली चीज़ क्या होती है? इनपुट। कि इसके अंदर एक इनपुट होता है जिसका एक वेट होता है। जैसे कि मेरे पास अगर मेरी मिसाल के तौर पर मैं ले लूँ, मेरी डिग्री जो है वो है बैचलर्स। ठीक है, और मैं अपनी एक्सपीरियंस ले लेता हूँ कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जिस चीज़ की ज़्यादा वर्थ होगी, जैसे अगर बैचलर्स की डिग्री का इस कंडीशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और अगर एक्सपीरियंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो उसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वेट जो है वो एडजस्ट किया जाता है फीचर की बुनियाद पर कि ताकि एक्यूरेसी बढ़ सके मॉडल की प्रेडिक्शन की। ठीक है, तो इसको देखते हैं ज़रा ये काम कैसे करता है। तो इसके अंदर सिंपल है, पहले इनपुट्स दिए जाते हैं। मतलब मेरे पास ये फीचर्स हैं मेरे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 फीचर्स हैं। एक मेरे पास मेरी डिग्री है और एक मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक फ़ीचर बन जाएगा डिग्री का, एक फ़ीचर बन जाएगा एक्सपीरियंस का। उसके बाद मेरे पास वेट्स असाइन किए जाएंगे, वेट 1, वेट 2। अब वेट 1 ज़्यादा होगा अगर डिग्री का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और एक्सपीरियंस का वेट ज़्यादा होगा अगर वेट 2 ज़्यादा होगा अगर एक्सपीरियंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और सम करूँगा। क्या करूँगा? इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा और सम करूँगा, और इनको फिर ऐड करूँगा एक बायस के साथ। बायस क्या होता है कि मैंने एक फीचर फैक्टर रखा होता है कि जिससे थ्रू मेरा जो समेशन है वो थोड़ा प्रॉपर हो जाए, और एक्यूरेसी जो है ना कन्वर्जेंस को प्रेडिक्ट करने की। अगर आपको कन्वर्जेंस का नहीं पता तो कन्वर्जेंस क्या होती है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम बेस्ट फिट लाइन ढूंढ लेते हैं कि जहाँ पे हमारा मॉडल अच्छे से क्लासीफाई हो जाते हैं। आगे हम जाके इस प्रॉब्लम को समझेंगे, पहले आप ये देख लें कि कन्वर्जेंस तक पहुँचने के लिए हम बायस यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर सिंपल इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरी इक्वेशन सिर्फ इस तरह से होती है कि मैं कहता हूँ कि एक z मेरे पास एक वैल्यू है जिसके अंदर मैं अपने डिग्री को, ठीक है, डिग्री की जो भी वैल्यू होगी उसका मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करूँगा वेट ऑफ डिग्री। ठीक है, मेरे डिग्री के वेट के साथ। सही है, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, z इज इक्वल्स टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, वेट ऑफ माई डिग्री। ठीक है, इसको मैं ऐड करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के साथ मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ माई एक्सपीरियंस। ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंस का नोड है उसका वेट कितना है उसके साथ मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, और इसे फिर मैं ऐड करूँगा बायस फीचर के साथ कि ताकि जो इसकी एक्यूरेसी है ना, जो ये वैल्यू निकाल कर दे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से निकल सके। ठीक है, कि एक अच्छा वेट प्रोड्यूस हो सके इसके अंदर। जब z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ चेक करता हूँ कि क्या मेरे z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर मेरे z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो भी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसमें मेरा येस आंसर होगा, कि मतलब ये प्रेडिक्शन ट्रू है। मतलब कि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी कंडीशन को और मेरे पास आंसर आ जाता है ग्रेटर देन 0 तो मतलब मेरे पास जॉब है, और अगर मेरा आंसर लेस देन 0 आता है तो मतलब मेरे पास जॉब नहीं है। इसको हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, लेकिन ऊपर से ये इसी तरह से काम करता है कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ये हमारे पास वेट्स होते हैं W1 W2, और ये हमारे पास बायस होता है। बायस हमेशा ज़रूरी होता है और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और बायस की वैल्यू होना बहुत डिपेंड करती है और ये चेंज भी होती रहती है। तो इस तरह से परसेप्ट्रॉन्स काम करते हैं, परसेप्ट्रॉन्स, और परसेप्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से फिर न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, जब हम आगे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम परसेप्ट्रॉन्स की लेयर्स को इनपुट करते हैं कि ताकि मॉडल की प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ सके, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये लॉजिक होता है। अब अगर हम इसी के पार्ट 2 पर आते हैं, ठीक है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब हम इसके पार्ट 2 पर आते हैं। तो
तो न्यूरॉन्स क्या हैं, परसेप्ट्रॉन्स, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। किस तरह से, अगर मैं आपको सिंपल सी डायग्राम दिखाऊं तो कुछ इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं कि हमारे ब्रेन में इनपुट आता है, उस इनपुट को ये जो ग्रीन सर्कल है यहाँ पे कुछ करके प्रेडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे कुछ वो इनपुट को फंक्शन को कैलकुलेट करता है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के बाद वो कुछ ना कुछ दिमाग को एल्गोरिथम लगाता है। शायद आज तक कोई साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाया कि हमारा ह्यूमन ब्रेन के अंदर कौन सा एल्गोरिथम लगता है जिसके थ्रू न्यूरॉन जो है वो आउटपुट कैलकुलेट करते हैं और फ़ौरन से वो आउटपुट पास होता है आउटसाइड नोड्स को, ठीक है। तो मतलब इस वाली नोड से इनपुट जाता है और इस नोड से आउटपुट बाहर आता है। और अगर ऊपर भी देखें तो इन नोड से इनपुट गया, इस जगह पे उस पर फंक्शन अप्लाई हुआ, इधर उसको हमने ऐड किया प्लस वाली जगह पे, और एफ वाली जगह पे हमने उस पर फंक्शन अप्लाई किया और फिर हमने आउटपुट डिफ़ाइन कर दिया। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन के अंदर भी इनपुट आया, उस पर हमने कुछ ना कुछ अप्लाई किया एल्गोरिथम और हमारा आउटपुट निकल गया। तो बेसिकली वैसे तो न्यूरॉन्स बहुत ही अलग हैं परसेप्ट्रॉन से, पावर के लिहाज से और उनकी वर्किंग के लिहाज से, लेकिन जो एक बेसिक उनका जो टर्म है ना, एक तरह से उनके बेसिक्स आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे, परसेप्ट्रॉन्स चलते हैं किस तरह से। परसेप्ट्रॉन्स में हम करते हैं क्लासिफिकेशंस, बाइनरी क्लासिफिकेशन ज़्यादातर। बाइनरी क्लासिफिकेशंस में जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेटा सेट की तरफ। जैसे कि ये मेरे पास डेटा सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा सेट किस तरह से मैंने यूट्यूब से उठाया तो मुझे पता चला ये इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास दो फीचर्स हैं। एक है हमारे पास CGPA और एक हमारे पास फीचर है IQ का। तो मैंने उसका एक ग्राफ बना दिया कि ये जो ब्लू वाले सर्कल्स हैं वो मेरे पास CGPA है और ग्रीन वाले सर्कल्स मेरे पास IQ हैं। अब मैं कुछ इस तरह की लाइन बनाऊंगा कि मैं इनको प्रॉपरली डिवाइड कर सकूँ दो रीजन्स में, और मैं दिखा सकूँगा यार जो इस लाइन के पार वाला रीजन है वो CGPA का, और जो इस लाइन के पार वाला रीजन है वो IQ का है, ठीक है। वो उस साइड का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ है कि मैंने इसको येस नो में क्वालिफाई किया। किस तरह से इसको मैंने वो किया है, क्वालिफाई किया, येस और नो में मैंने इसको ब्रेक किया। मतलब कि ब्लू जैसे मेरे पास येस है कि मतलब इस बंदे की प्लेसमेंट हो चुकी है, और नो है मेरे पास कि इस बंदे की प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो इसी के अंदर मैं एक लाइन बनाऊंगा। तो जैसे कि अगर मैं मॉडल अप्लाई करूँगा, जब आगे हम पूरा कोड करेंगे तो इस तरह से एक लाइन बनेगी और हम मॉडल को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से परसेप्ट्रॉन्स के काम करता है। तो ये देखें यहाँ पे जो लाइन बनी हुई, जैसे कि ये रेड कलर के एनिमल्स हैं और ब्लू कलर के एनिमल्स हैं। अब मुझे इसमें कुछ ऐसी बेस्ट फिटिंग लाइन बनानी है कि जब भी मॉडल अगली कोई इनपुट दे तो वो खुद ही प्रेडिक्ट करके बता दे कि ये डॉग है, ये रेड कलर का एनिमल है या ब्लू कलर का एनिमल है। तो इसके लिए मैंने एक लाइन बनानी पड़ेगी। इस लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करते हैं परसेप्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये ऊपर से कॉन्सेप्ट है। अब ये देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन और न्यूरॉन में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिक ब्लॉक हैं लाइफ की बिल्डिंग के, लेकिन परसेप्ट्रॉन्स के सिंप्लीफाइड मॉडल्स हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के। अब न्यूरॉन्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं, परसेप्ट्रॉन्स मैथमेटिकल है तो बच्चों जैसी बात है। खैर मेन बातों पे आते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कम्युनिकेशन और इसमें फैसिलिटेट करते हैं, जबकि परसेप्ट्रॉन्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को फैसिलिटेट करते हैं रिकग्निशन और क्लासिफिकेशन के अंदर। रिकग्निशन मतलब मैंने इमेज रिकग्निशन का डेटा सेट बनाया है। जैसे कि हम जब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट आता है जिसके अंदर दिल की जो ऑस्किलोग्राफ बोलते हैं, शायद उस बोलते हैं उसे, तो उसकी तस्वीरें होती हैं, कुछ इस तरह से डायग्राम्स होती हैं जिसके अंदर हार्ट बीट दिखा रहे होते हैं उस बंदे की। तो उसी तरह से हम चेक करते हैं और क्लासीफाई करते हैं कि इसके बंदे की हार्ट की बीट प्रॉपर है या नहीं है। तो ये रिकग्निशन है। मैंने कैट डॉग क्लासीफायर बनाया तो मैं उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क यूज़ करूँगा, तो उसमें परसेप्ट्रॉन्स यूज़ होंगे जो बताएंगे, रिकग्नाइज करके देंगे कि ये तस्वीर कैट की है या डॉग की है। पहले उनको ट्रेन कर दूंगा कि मैं डॉग क्या होता है, कैट क्या होता है। इसी तरह से रिकग्निशन में और क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि दो ही आंसर्स होते हैं, या तो हाँ या तो ना, मतलब 0 या 1, दो तरह के आंसर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। तो मैं क्लासिफिकेशन के अंदर भी इन्हें यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिखाई कि मेरे पास CGPA और IQ दो कॉलम्स थे जिससे मैंने प्रेडिक्ट करना था कि इस बंदे की प्लेसमेंट हुई है या नहीं हुई। तो इसके अंदर मैंने यूज़ किया। और जब हम परसेप्ट्रॉन का एक अगला फंक्शन पढ़ेंगे, परसेप्ट्रॉन लॉस फंक्शन, तो उसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को, लेकिन उसके अंदर हम एक नया डेटा सेट लाएंगे, उसमें और अच्छी इन डेप्थ स्टडी करके देखेंगे। तो आगे चलते हैं पार्ट 4 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर। तो परसेप्ट्रॉन के बिहाइंड क्या चल रहा होता है वो कुछ इस तरह से होता है
कि जो मैंने चीज़ ऊपर बताई कि हम एक लाइन बताते हैं, हम एक लाइन बना देते हैं जिसमें हम सेपरेट कर देते हैं हमारे आंसर्स को दो जगहों पे, ठीक है। ज्योमेट्रिक इंट्यूशन थोड़ा इन डेप्थ आ जाता है, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो बस हम एक लाइन बनाते हैं जिसके अंदर हम मॉडल को दो हिस्सों में सेपरेट कर देते हैं कि ताकि क्लासिफिकेशन में आसानी हो। जब लाइन सही बन जाती है तो सिंपल सी बात पता चल जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक डेन है, मेरे पास एक डेन कर लें या समझ लें मैं एक खेत में काम करता हूँ और मेरे पास जानवर हैं, मेरे पास भैंसें भी हैं और मेरे पास मुर्गियाँ भी हैं। तो अब मैं कैसे क्लासिफाई करूँगा कि भैंस सही जगह पे है और मुर्गी सही जगह पे है? तो मैं एक प्रॉपर सा उनके लिए दो घर बना दूँगा, दो घर आइडेंटिफाई कर दूँगा कि ये वाली जो लाइन है उधर भैंसें रहेंगी और ये वाली जो लाइन है वहाँ पर मुर्गियाँ मतलब चिकन्स रहेंगी। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर बाउंड्री बना दी और प्रॉपर हाउसेस सेट कर दिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक लाइन बना देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं जिसके इर्द गिर्द हम ये कर देते हैं कि ये रीजन जो है वो पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है। मतलब इस रीजन के इस साइड पे यस वाले आंसर्स हैं और इसके साइड पे नो वाले आंसर्स हैं, ठीक है। और रिकग्निशन में फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कोड पे आ जाते हैं इसके। तो सिंपल से मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक डेटा सेट जनरेट किया sklearn.dataSets मेक क्लासिफिकेशन से। मैंने उसके अंदर 100 सैम्पल्स बनाए और मैं उसको प्लॉट कर दिया बनाकर कुछ इस तरह से। अब मैं देखता हूँ कि मेरा डेटा सेट है क्या, ठीक है। तो डेटा सेट को देखते हैं कुछ। तो मेरा डेटा सेट कुछ इस तरह से बना है। ये मेरा एक्स का कॉलम है, एक सेकंड में से रन करता हूँ ऊपर से। आई होप कि आपको वो एग्जांपल समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाना चाहिए थी आपको। ये इस डायग्राम के थ्रू बेसिकली कोड तो इस तरह से नहीं है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से समझाया क्योंकि जो मैंने एक एग्जांपल देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, CGPA और IQ वाली। तो उसके थ्रू मैंने कहा कि हम इसको करते हैं। तो अब इधर चलते हैं, अब इस पे काम करते हैं। हमने क्या किया, सिंपल हमारे पास एक डेटा सेट था, हमने एक डेटा सेट जनरेट करवाया जिसमें मेरे पास दो फीचर्स हैं और एक मेरे पास टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 3 कॉलम्स बनेंगे, एक टारगेट और 2 फीचर्स, मतलब 2 जिन पे मैं स्टडी करूँगा और प्रिडिक्ट करूँगा कि वो मेरे टारगेट के बराबर हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे x लिखता हूँ और देखता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह से एक एरे बन गया जिसमें पहला कॉलम मेरा ये है और ये मेरा दूसरा कॉलम है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं y की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो y में हमेशा 1 0 होंगे क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन का डेटा सेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 2 ही आंसर होते हैं, 1 या 0। तो देखिए कोई भी कंडीशन हो कंप्यूटर को नहीं पता, बस उसने खुद ही एक मॉडल बना के दे दिया कि यार ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो इस तरह से मेरे पास ये बन गया। अब हम आगे चलते हैं तो परसेप्ट्रॉन का फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो परसेप्ट्रॉन के फंक्शन में क्या होता है, हम पहले डेटा पास करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है x = np.insert x, 0, 1। अगर मैं इसकी इक्वेशन प्लांट करता हूँ तो वो किस तरह से होगी, आप पहले वो गौर से देखिएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से प्लांट होती है कि परसेप्ट्रॉन की इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है कि हमने पहले भी देखा था कि एक वैल्यू आएगी z = और उसके अंदर हम अपने जो भी हमारा जो फीचर कॉलम है, जैसे कि मेरे पास IQ ले लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे x के नाम से लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा x1 × W1, ठीक है। x1 × W1 प्लस x2 × W2 प्लस बायस, ठीक है। तो मुझे इसको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि जो मेरा x का कॉलम है वो इस तरह से आए कि उसके अंदर मेरे पास x1 की वैल्यू भी हो, मेरे पास x2 की वैल्यू भी हो और b की वैल्यू भी हो। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरा जो x का कॉलम है, x का जो मेरे पास डेटा सेट है, मैट्रिक्स है एरे, उसके अंदर देखें सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं। मुझे यहाँ पर बायस के लिए भी लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं बायस के साथ इसको ऐड कराऊंगा तो मैं अगर 1 लिख दूँ तो बायस की वैल्यू जैसे 0.4 है और अगर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो मैं उसे कैसे अपने उसके साथ इंपुट करूँगा इक्वेशन के साथ। तो मैं 1 लिख देता हूँ तो 0.4 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी उसकी वैल्यू वही रहेगी और उसको मैं ईजिली ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब आप इसको आगे जाके समझ जाएंगे किस तरह से मैंने इसको किया। मैंने लिखा x = np.insert और मैं इसको अगर यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे लाके तो देखिएगा, तो अगर मैं अब x को देखता हूँ तो देखें यहाँ पे साइड पे 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 1 आ गया। अब ऊपर चलते हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैंने की, मैंने क्या कहा, weights = np.1 x.shape1। तो x की शेप नीचे क्या हो गई, x की शेप हो गई ये, ठीक है। तो x की शेप यूँ क्यों हुई अब हम देखते हैं। तो मुझे क्या चाहिए था, बेसिकली मुझे x = जो भी मेरी वैल्यू है z = मुझे x1 चाहिए था, उसके साथ उसका W1 चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेट क्रिएट कर दिया पहले कॉलम के लिए। यहाँ पे तो पहला कॉलम यही होगा ऑब्वियसली क्योंकि इसके पास ही x1 है।
फिर मैंने एक और कॉलम जो x2 था मेरे पास, मैंने एक W2 उसके लिए क्रिएट कर दिया, और फिर मैंने एक W3 यानी कि मेरा बायस, ठीक है, इसको मैं बायस लिख सकता हूँ, मैंने वो क्रिएट किया जो कि ये कॉलम है, ठीक है। अब इस तरह से मैंने अपना पूरा इक्वेशन कैलकुलेट की, इस तरह से मैंने वेट्स बनाए। मेरे वेट के कॉलम में 3 वैल्यूज़ होंगी, क्या होंगी, 3 वैल्यूज़, और उनका वो मैंने इनिशियली क्या असाइन कर दिया, 1। मतलब मेरा एक वेट का जो है वो एक एरे बनेगा जिसमें 3 वैल्यूज़ होंगी, 1 1 1। तो W1 की वैल्यू भी 1, W2 की वैल्यू भी 1 और बायस की वैल्यू भी 1। इसके अंदर मैंने W1 W2 लिखा है, W3 की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही वो हैं, X1 और X2 2 ही फीचर्स हैं। अगर 3 होते तो मैं W3 भी लिखता, और उसके लिए फिर मैं इस तरह से लॉजिक लगाने के बजाय मैं उसको किसी दूसरी तरह से करता, उसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। इस तरह से मैंने एक फिर लर्निंग रेट आइडेंटिफाई किया। लर्निंग रेट किस लिए काम आता है, जब मेरी ग्रेडियंट डिसेंट वाले आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि एल्गोरिथम कितना तेज़ी से काम करेगा, कितना तेज़ी से जंप लगाएगा। इसकी मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि अगर हम स्टेयर्स पे खड़े हैं और हमें जो है किसी जगह पे पहुंचना है, उस स्टेयर से कहीं पे, और हम कुछ सर्च कर रहे हैं बीच में, तो मैं अगर 5-5 स्टेप्स लेता हूँ तो क्या पता वो चीज़ मुझे मिलने से रह जाए, और अगर मैं एक एक स्टेप लेता हूँ तो क्या पता मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए। तो मैं कुछ ऐसा रेट निकालूंगा लर्निंग का कि मैं ना ज़्यादा तेज़ जाऊँ ना ज़्यादा स्लो जाऊँ, और मैं जल्दी से अपनी चीज़ पे भी पहुंच जाऊं। तो लर्निंग रेट भी कुछ इस तरह से होता है कि हम कितनी तेज़ी से चीज़ को काम करते हैं या कितना स्लो हम करते हैं। तो दोनों, स्लो करना भी सही नहीं है, उससे टाइम ज़्यादा लगता है, जल्दी करना भी सही नहीं, उससे आंसर सही नहीं निकलता। तो हम एक नॉर्मल वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फॉर आई इन रेंज मैंने लिख दिया 200। मैंने क्या लिखा, सॉरी ऊपर आते हैं, हाँ यहाँ पे मेरा फंक्शन है। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1000। ईपॉक होता है वैल्यू 1000, मतलब 1000 टाइम्स ये लूप चलेगा और वेट्स को एडजस्ट करेगा। एडजस्ट किस तरह से करेगा, इसका थोड़ा सा वो कर देते हैं। जैसे कि ये जो लाइन बनी हुई है, अगर मिसाल के तौर पर ये लाइन कुछ इस तरह से बनी होती कि ये लाइन होती कुछ यूँ, ठीक है। तो देखें अब ये लाइन गलत बनी हुई है। कैसे, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये सही क्लासीफाई हो रहा है, ये फॉल्स होना चाहिए था, देखें ये फॉल्स भी है, लेकिन ये वाला पार्ट ट्रू होना चाहिए था, जबकि ये फॉल्स के रीजन में आ गया, लाइन के नीचे वाला हिस्सा फॉल्स है, तो ये गलत है, इससे प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या किया, बजाय इसके कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करूँ, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल हमें हर टाइम पे एक सर्कल को पकड़ना है और मैंने उससे पूछना है कि यार तुम सही जगह पे खड़े हो। तो उसने बोला यार मैं सही जगह पे नहीं खड़ा, तो मैं लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, लाइन को शिफ्ट करूँगा, किस तरह से, वेट्स को एडजस्ट करूँगा। अगर मैं वेट्स को एडजस्ट करूँगा तो हो सकता है लाइन यूँ हो जाए, यूँ हो जाए, यूँ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस से केस के अंदर मेरी जो बेस्ट लाइन है वो ये वाली है, जो कि ये रेड लाइन आ रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर इनिशियली लाइन यूँ है, ठीक है, इसको रब करते हैं, अगर मैं चाहता हूँ इनिशियली लाइन यूँ है और मैं चाहता हूँ कि लाइन कुछ इस तरह से हो जाए, तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस ब्लू से पूछूंगा क्या यार तुम सही जगह पर प्लेस हो, तो ब्लू बोलेगा नहीं मैं तो फॉल्स हूँ और तुमने मुझे ट्रू में रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइन के वेट्स चेंज करके इसको यूँ ले आऊँगा, तो ये ब्लू अब सही हो गया। अब मैं आगे ग्रीन से पूछूंगा, इसी तरह से ब्लू से पूछूंगा, इस तरह मैं पूछते पूछते यहाँ पे आ जाऊँगा। अब मिसाल के तौर पर मैं इस लाइन को बना के बैठा हुआ हूँ इस तरह से, ठीक है, और मैंने ग्रीन से पूछा कि क्या यार तुम सही जगह पे हो, तो ग्रीन ने बोला हाँ मैं तो ट्रू रीजन में हूँ, तो मैं लाइन में कोई भी चेंज नहीं करूँगा। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या पता हम रैंडम के थ्रू हमेशा इन्हीं पॉइंट्स को पकड़ते रहें और हमारा एल्गोरिथम कभी भी आगे फॉरवर्ड ना जा सके, तो ये एक मसला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको काम करते हैं इस पर। तो j इज इक्वल टू np.random.randint, ये क्या करेगा, ये रैंडमली एक स्टूडेंट उठा लेगा या कोई भी एक वैल्यू उठा लेगा, इस डेटा सेट में से कोई भी एक रो को एक्सेस कर लेगा, वो मेरे पास आ जाएगी। अब उसको एक्सेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उस रो को मल्टीप्लाई कराऊँगा वेट्स के साथ। तो मेरी जो रो इनिशियली यूँ थी उसको मैंने कुछ इस तरह से कर दिया था, इस तरह से, और उसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा वेट्स के साथ तो क्या होगा कि x1 w1 x2 w2 और 1 इंटू बी। अब समझ आ गई बात। इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं। अब मैंने अलग से, या तो अगर मुझे इस कॉलम को नहीं बनाना, ये जो मैंने फालतू सा स्टेप लिया है, अगर उसको मुझे नहीं लेना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे लिख के प्लस बी कर दूँगा, तो बायस अलग से ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बायस को अलग से फिर से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा एज 1, ठीक है, क्योंकि बायस की तो एक ही वैल्यू है तो मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे जो मैंने यहाँ पे लॉजिक बनाया np.insert वाला, वो ख़त्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके थ्रू भी हमने अप्रोच यूज़ करेंगे, लेकिन अभी पहले इसके थ्रू काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं वाई हेड पे काम करूँगा। फिर वेट्स इज इक्वल टू वेट्स मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय वाई जे माइनस वाई हेड, ये किस तरह से काम कर रहा है इसको पहले स्टडी करते हैं। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वैल्यू आ गई कि यार नहीं भाई z की वैल्यू जो है वो
ग्रेटर देन 0 है, या मैं आपको सिंपल सी इक्वेशन दिखाता हूँ कि y ने बोला कि इसकी प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, और जो मैंने y हैड प्रेडिक्ट किया उसने बोला कि इसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने इस तरह से किया कि यार जहाँ पे भी मुझे अगर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती है तो मैं वेट्स को एडजस्ट करूँगा। क्या करूँगा, वेट्स को एडजस्ट करूँगा। क्यों, मैं पॉइंट से पूछूंगा कि क्या तुम पॉजिटिव हो, वो बोले यार मैं तो पॉजिटिव हूँ, तुमने मुझे नेगेटिव प्रेडिक्ट किया हुआ है, या वो बोले मैंने नेगेटिव हूँ, तुमने मुझे पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया हुआ है, तो मैं वेट को चेंज करूँगा। वेट को कैसे चेंज करूँगा, जो मेरा वाई जे की वैल्यू है, जो ओरिजिनल आंसर था, मैं उसको माइनस करूँगा मेरे उस आंसर से जो मैंने निकाला है, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स ऑफ जे के साथ। मतलब जो मैंने स्टूडेंट की वैल्यू को पकड़ा है उससे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा। मतलब जैसे मैंने इस कॉलम को पकड़ा तो मैं इसके साथ उसे मल्टीप्लाई कराऊंगा। इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक्स मैंने ले लिया, मैंने एक्स 30 को एक्सेस कर दिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने इसको 0,1 भी कर देता हूँ, एक्स 30, और एक सेकेंड, इसको मैं पहले उस फॉर्म में ले आऊँ np.insert वाली, np.insert और x30 कॉमा, अच्छा, तो मुझे कुछ इस तरह से करना था कि np.insert के 30 जो कॉलम है उसके इस 0 एक्सेस पे एक मैं 1 ऐड कर दूँ कि ताकि मैं उसे बायस से मल्टीप्लाई कर सकूँ। और जो मेरा वेट का वेक्टर था ना उसकी कुछ इस तरह से इनिशियलाइजेशन थी ये कि ये वेट 0, वेट 1, वेट 2, या वेट 1, वेट 2 और बायस। वैसे तो वेक्टर्स के अगर फॉर्म में स्टडी करें तो वेट 0, वेट 1 और वेट 2, इस तरह से मैंने काम किया। और तो देखें np डॉट का क्या आंसर आया, ये आंसर आया कि मेरे पास ये नेगेटिव में आंसर आ रहा है, और नेगेटिव को मैं अगर पास करता हूँ स्टेप के फंक्शन में, ठीक है, अगर आपको याद हो कि हम जब भी परसेप्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव में अगर आंसर आता है तो मतलब कि उसका आंसर 0 है, मतलब उस बंदे की प्लेसमेंट नहीं हुई। तो इसी को हम देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है। एक सेकंड, स्टेप का फंक्शन आइडेंटिफाई, इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार, और अब मैं इसको देखता हूँ तो देखिए इसकी प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि नेगेटिव में आंसर था। और परसेप्ट्रॉन किस तरह से काम करता है कि अगर z की वैल्यू नेगेटिव प्रेडिक्ट हुई है तो 0, मतलब उसकी आंसर 0 है, वो नहीं हुआ, और अगर 1 आ जाता है तो मतलब उस बंदे की प्लेसमेंट हो गई है। तो स्टेप का फंक्शन इस तरह से काम करता है और इसकी प्लेसमेंट नहीं हुई। और इसी तरह से अगर मैं इसको स्टडी करूं और मैं देखूं कि असल में जो मैंने वैल्यू उठाई थी x30, तो इसकी वैल्यू क्या थी, तो मैं y लिखूंगा और मैं y की 30th वैल्यू को एक्सेस करता हूं तो 0, मतलब कि मेरे मॉडल ने भी सही प्रेडिक्ट करके दिया कि इस बंदे की जो प्लेसमेंट है वो नहीं हुई, और असल में उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अब वेट्स को एडजस्ट कैसे करा जाएगा, वेट्स को एडजस्ट कैसे इस तरह से करा जाएगा मैंने बता चुका हूँ कि जो ओरिजिनल आंसर आया है उसको जो हमारा आंसर है उसको ओरिजिनल से माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है जो हमारा जो ये वाला वेक्टर है जो भी हम मिसाल के तौर पर उठाते हैं उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करना है, और जो फिर हमारे वेट्स के वेक्टर हैं उनके साथ उन्हें ऐड करना है कि ताकि हमारे न्यू वेट्स निकल आएँ। जब वेट्स चेंज होंगे तो खुद ही ब खुद ही लाइन चेंज होगी, ठीक है। इनिशियली हमने 1 से स्टार्ट किया था कि सारे वेट्स को हमने 1 रखा था, आगे जाके वेट्स चेंज होते रहते हैं, और जब वेट्स चेंज होते रहते हैं तो हम किसी ऐसे पॉइंट पर पहुँचते हैं जब इस तरह की हमें लाइन मिल जाती है। तो अगर मैं इस कोड को अब रन करूँ शुरू से, ठीक है, और इस फंक्शन को रन करते हैं। अच्छा, इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप के फंक्शन को मैंने रन किया तो इसने मुझे इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट्स दिए। इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो मेरे वेट्स हैं, वेट 1 और वेट 2, और कोफिशिएंट्स मेरे क्या हैं, जो मेरा बायस है, कोफिशिएंट मेरा क्या है, बायस। तो मैं इनको अगर प्रिंट कराता हूँ तो देखिए मेरे पास ये मेरे कोफिशिएंट्स रिटर्न हुए जो मेरी लाइन के वेट 1 और वेट 2 है, और ये मेरा बायस है जो मेरा रिटर्न हुआ 1.0। कॉन्सिडेंटली मेरा बायस 1.0 रह गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लीनियर रेग्रेशन की तरह जो y = mx + b वाली लाइन होती है वो कैलकुलेट करूँगा। तो m निकालने के लिए m का फॉर्मूला होता है -a / b, ठीक है, डिवाइडेड बाई b। तो इसके अंदर मेरे पास a क्या है, मेरा x1 मतलब W1, ठीक है, तो ये मेरा W1 हो गया। इसको मैं डिवाइड करूँगा अपने W2 के साथ जो कि मेरा B है, और मेरा को अगर B निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने C को डिवाइड करूँगा B के साथ। तो मेरा C क्या है,
ये मेरा जो इंटरसेप्ट वो निकला है, क्या नाम है, इंटरसेप्ट निकला है, जो कि मेरा बायस है, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.05 के साथ। तो इस तरह से मेरे पास ये चीज़ें निकलेंगी। मैं एम और बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर दूंगा। अब मैं इसको करूंगा, और जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो इस तरह से एक लाइन बनेगी। और अगर मैं इस लाइन को अब विजुअलाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि मैं इसको, एक सेकेंड, इनको रन कर देता हूँ। अब अगर मैं इसे चलाता हूँ तो देखें इस तरह से ये लाइन रन हो रही है, और जब तक मेरे पास आंसर नहीं आता ये रन होती रहेगी। 200 मरतबा ये रन होगी, 200 उस पर जाके आइट्रेशन पे ये रुक जाएगी, और ये विजुलाइज़ करके दिखाएगी कि आखिरी बार कब हम फाइनल आंसर पे पहुँचे थे। इसको मैं यहीं रोक देता हूँ क्योंकि ये आंसर सही है। तो इस तरह से ये काम करता है। देखें ईपॉक 129 में मुझे सही आंसर नहीं मिल गया था, लेकिन इसमें मसला यही है कि मैंने इसको 200 बार रन किया, जो 200 टाइम पर जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, बजाय उसके कि 129 पे ही सही आंसर आ चुका हो। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का मसला होता है। और इसमें मसले ये होते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये बात पहले भी बता दी थी, कि मैं हमेशा क्या पता उस चीज़ से पूछ रहा हूँ जो हमेशा ट्रू हो। जैसे कि इस लाइन के इस पार मैंने इस लाइन तरह की लाइन बनाई जिसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी आ रही हैं, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ से ही पूछूं, हाँ क्या तुम सही जगह पे खड़े हो, तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि हम सही जगह पे खड़े हैं। और इस तरह से 1000 आइट्रेशंस हो जाएंगी और लाइन कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो इस तरह के मसले इसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम काउंटर कैसे करते हैं उसके लिए हम स्टडी करते हैं परसेप्ट्रॉन लॉस फंक्शंस। ठीक है, तो उनको देखते हैं हम। तो यहाँ तक सही। ठीक है, तो इस तरह से हमारे परसेप्ट्रॉन्स काम करते हैं, और ये उनका सिंपल सा कोड है। इसे मैं अपलोड भी कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। और जिन लोगों को कुछ क्यूरी हो पर तो जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करने में, तो आप कोलैब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी आप इजीली इन कोड्स को परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ख़ुद भी आपको रिसोर्सेज दे सकते हैं जिस पे आप इन मॉडल्स को रन कर सकते हैं। थैंक यू।